दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की यह स्टोरी अननोन वाइफ ऑफ बिलियनियर। एपिसोड 13। राधिका ने इशिका को मिलने के लिए बुलाया था। हालांकि इशिका तो उनसे मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन राधिका की तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी और उसी का सोचकर इशिका ने मिलने के लिए हाँ कर दी। राधिका की तबीयत के आगे उसने यह तक नहीं सोचा कि अगर वह डॉक्टर मर्चेंट बनकर सिंघानिया मेला में गई तो उसकी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील हो जाएगी। इशिका अपनी सोच में गुम थी, तभी राधिका का एक और मैसेज आया। ठीक है, हम इस वीकेंड पर मेरे घर पर डिनर पर मिलते हैं। उम्मीद है आपके पास मेरे लिए टाइम होगा, राधिका ने जवाब में कहा। मैसेज देखने के बाद इशिका ने धीरे से कहा, राधिका आंटी इतना लेट मिलना चाहती हैं, इसका मतलब कारण कुछ और है? नहीं, मुझे सिंघानिया मेला में उनसे नहीं मिलना, मुझे बेवजह उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करानी है। इशिका ने गहरी सांस ली और तुरंत राधिका को मैसेज टाइप किया। हम कब से आपके साथ डिनर करने का सोच रहे थे। हम आपको लोकेशन सेंड करते हैं, हम किसी बाहर रेस्टोरेंट में मिल लेंगे। राधिका ने उनकी बात पर हामी भर दी थी। उसने जवाब में थम्स अप भेजा था। वहीं इशिका मोबाइल रखकर पुरानी बातें सोच रही थी। इशिका ने खुद से बोला, मैंने आप लोगों को पूरी तरह कभी नहीं छोड़ना चाहा, बेवकूफ़ थी। तभी घर छोड़ने के एक हफ्ते बाद आप लोगों से मिलने गई। सोचते हुए इशिका पुरानी यादों में खो गई। जब वह घर छोड़ने के एक हफ्ते बाद सिंघानिया विला पहुंची थी, वह अंदर जाती उससे पहले मालविका उसे पकड़ लिया था और उसे दूसरी तरफ ले करके गई। उसने कांच की खिड़की से सामने की तरफ इशारा किया। अंदर की तरफ राधिका और आदर्श आयशा के साथ खेल रहे थे। वह दोनों काफ़ी खुश थे। मालविका ने इशिका के कंधे को दबाकर कहा, पहले कभी मिसेस सिंघानिया को इतना खुश देखा है तुमने? इशिका नम आंखों से ना में सिर हिला दिया। मालविका फिर बोली, देखोगी भी कैसे, तुम्हारी वजह से वह हंसना भूल गई थी। देखा, तुम्हारे जाते ही उनकी सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। उम्मीद है तुम इतनी समझदार तो हो गई होगी, अब वापस यहाँ मत आना। इशिका उसी दिन के बाद वहाँ वापस नहीं लौटी जब तक मालविका ने उसे वहाँ जबरदस्ती नहीं बुलवाया। राधिका से वह इमोशनली कनेक्ट थी, इसलिए हर बर्थडे पर वह उनके लिए गिफ्ट भिजवाती थी, लेकिन उसका भी राधिका की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इशिका पुरानी बातें सोच कर खुद को हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए टाइम पास करने के लिए उसने अपना मोबाइल ऑन किया। उसने देखा कि अभिमन्यु की काफ़ी सारे मैसेजेस आए हुए थे। आप मेरी दादी का ख्याल तो रख रही हैं ना? देखिए, उन्हें दिन में डॉक्टर के बताए अनुसार मेडिसिन लेनी होती है। वह ठीक से सो भी नहीं पाती और गुस्से में काफ़ी अग्रेसिव हो जाती हैं। कई बार बच्चों की तरह जिद करने लग जाती हैं, तो कभी बड़ी बनकर आपको डांटने लगेंगी। किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी होगी तो आप सबसे पहले मुझे कॉल करेंगी। अभिमन्यु ने इतने सारे मैसेजेस भेज दिए थे, जिसे देखकर इशिका ने अपना सर पकड़ लिया। इशिका ने खुद से कहा, अगर इतनी परवाह थी तो खुद के पास क्यों नहीं रख लेता, लापरवाह कहीं का। इशिका उठी और उसने वसुधा जी का एक वीडियो बनाकर अभिमन्यु के पास भेज दिया। दूसरी तरफ राजवंश विला से कुछ दूर पर दो गाड़ियां खड़ी हुई थी। दोनों ही किसी तरह की वैनिटी वैन लग रही थी। एक के अंदर अभिमन्यु बैठा हुआ था। वह मिनी वैन किसी लग्जरियस घर से कम नहीं लग रहा था। दूसरी वैन एक मिनी हॉस्पिटल की तरह थी। अभिमन्यु के सामने वसुधा के डॉक्टर बैठे हुए थे। जैसे ही इशिका का मैसेज आया, अभिमन्यु ने उसे देखा और हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई। अभिमन्यु के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर डॉक्टर माथुर ने पूछा, मिस्टर राजवंश सब ठीक है ना? अभिमन्यु ने बिना कुछ बोले अपने मोबाइल की स्क्रीन डॉक्टर के सामने कर दी। डॉक्टर ने जब वह वीडियो देखा तो वह भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, अजीब बात है, हम यहाँ इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार बैठे हैं और वहाँ कुछ और ही चल रहा है। जहाँ तक मुझे याद है, वसुधा जी पिछले कई सालों से रात के 2 बजे से पहले नहीं सोई हैं और इतने सुकून से तो मैंने उन्हें सोते हुए कभी नहीं देखा। अभिमन्यु को तसल्ली देने के लिए इशिका वसुधा का वीडियो बनाकर भेजा था, जिसमें वह सुकून से सो रही थी, इतने आराम से कि वह खर्राटे तक ले रही थी। डॉक्टर आगे बोले, वैसे मानना पड़ेगा, इस यंग लेडी के साथ में रहते हुए मिसेज राजवंश में काफ़ी बदलाव आए हैं। अगर यह हमेशा उनके पास रहे तो इस उम्र में भी मिसेज राजवंश अच्छा इम्प्रूव कर सकती हैं। अभिमन्यु ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वापस अपने काम पर लग गया। अगले दिन इशिका जल्दी ही तैयार हो गई। उसने ब्लू पैंट्स के ऊपर वाइट क्रॉप टॉप पहना और गले में स्कार्फ ले रखा था जो ब्लैक एंड वाइट था। इशिका ने हमेशा की तरह अपने बालों को बिग
तेल में बांधा और आगे से कुछ लटें उसके चेहरे पर बिखरी थी। इशिका तैयार होकर ब्रेकफास्ट टेबल पर आई। उसने जल्दबाजी में कुछ टोस्ट बनाए और फिर वसुधा के लिए लेकर आई। इशिका ने उन्हें ब्रेकफास्ट और दवाई देते हुए कहा, आप इन्हें टाइम से ले लीजिए, थोड़ी देर में दिशांक आ रहा है, वह आपका ख्याल रखेगा, अच्छा लड़का है, आपका उसके साथ मन लग जाएगा। वसुधा जी ने उसकी बात पर हामी भरी और कहा, तुम कहीं जा रही हो बहू? वसुधा के मुंह से बहू सुनकर इशिका नाराज़गी जताते हुए बोली, दादी मेरा नाम इशिका है और आप मुझे प्लीज़ मेरे नाम से ही बुलाएं। एक तो आजकल की लड़कियां इतना कुछ भी नहीं हो सकता, आप बहू सुनने में क्या प्रॉब्लम है? मैं तो तुम्हें बहू ही कहूँगी, वसुधा सख्ती से कही और फिर कुछ पल रुक कर बोली, अच्छा बताओ कहाँ जा रही हो तुम? एक बहुत बड़े आदमी के पास इम्पॉर्टेंट मीटिंग पर जाना है। इशिका ने जवाब दिया, बहुत बड़ा आदमी है तो रुको, मैं अपने पोते को बोलती हूँ, वह तुम्हारी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा देगा, उसकी काफ़ी लोगों से जान पहचान है। वसुधा मुस्कुराकर कहा। उसकी बात सुनकर इशिका के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। वह सिर हिलाकर बोली, दादी आपका पोता भी इस मामले में कुछ नहीं कर पाएगा, आप ब्रेकफास्ट कीजिए और मेरी टेंशन मत लीजिए। और वसुधा ने आगे कुछ नहीं पूछा और चुपचाप नाश्ता करने लगी। इशिका नाश्ता करते हुए अभिमन्यु के बारे में सोचने लगी। वह धीरे से बोली, अब आपको कैसे बताऊं दादी कि आपका लापरवाह पोता कितना भी अमीर क्यों न हो, लेकिन वह अभिमन्यु राजवंश जितना अमीर नहीं हो सकता। मेरी अभिमन्यु से मीटिंग में आपका पोता मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता। इशिका अभिमन्यु से मिलने जा रही थी। दिशांक के आते ही इशिका वहां से निकली और अपनी स्कूटी स्टार्ट की। वह खुद से बोली, जो भी हो जाए डिवोर्स के लिए तो मैं तुम्हें मना कर रहूँगी अभिमन्यु राजवंश। इशिका वैसे तो है बहुत जिद्दी, अब कहाँ है तो अभिमन्यु को मना कर ही रहेगी। देखते हैं उनकी अगली मीटिंग कैसी रहती है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।